अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे, मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आपका चैप्टर 8 है केमिकल रिएक्टिविटी, क्लास 9th, और मैं हूं आपका टीचर नजम मुंतजिर। तो केमिकल रिएक्टिविटी के हवाले से पहले कुछ लेक्चर्स मैंने इस पे बनाया था, आपने देखा भी है, उस पर फीडबैक भी दिया है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल्स पीरियोडिक टेबल के जो अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उसके बारे में मैंने एक छोटा सा लेक्चर तैयार किया है। इसको आपने गौर से सुनना है और उसको आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट भी करना है। तो इसमें हम आज ये भी देखते हैं कि ग्रुप्स क्या होते हैं और इसमें पीरियड्स क्या होते हैं, कितने ब्लॉक्स में तकसीम हुआ है, और थोड़ा वजाहत के साथ में पीरियोडिक टेबल भी समझाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखें कंपैरिजन ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली कहते हैं मतलब एशिज को ना, राख को कहते हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये वो वाले मेटल्स हैं जो अर्थ क्रस्ट के अंदर ना पाए जाते हैं, उनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है देखें। To make a comparison of reactivity of alkali and alkaline earth metals, we need to know their position in periodic table and their relative tendencies to lose electrons। मतलब यहाँ metals की भी अगर हम बात करें तो उनकी एक पोटेंशियल होती है ना इलेक्ट्रॉन देने की, कौन कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है, कौन कितना जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, या ये भी देखना जरूरी होता है कि उनका पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में। ये बहुत अहम होता है। उनके पोजीशन से हम अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और इनके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, और ये मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं या मेटलोइड्स हैं, ये हम अंदाजा कर सकते हैं। तो पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल में, जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स जो भी है बहुत ही अहम होता है। तो देखिए ग्रुप 1A एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। These include lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. These elements have a general electronic configuration NS1 in their valence shell। देखिए बच्चे, ग्रुप 1A मतलब पहला जो ग्रुप है आपका वो शुरू होता है हाइड्रोजन से फ्रेंशियम तक, ठीक है। और कुछ बच्चे ये भी गलती कर बैठते हैं कि वो हाइड्रोजन भी ना मेटल्स में इंक्लूड करते हैं। ये गलती कभी नहीं करना, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। एक्सेप्ट हाइड्रोजन बाकी के जितने भी हैं उसमें लिथियम आता है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ये सारे आपके पास क्या है, मेटल्स हैं। और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS1। मतलब यहां पर 1 जो है उसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की मतलब बात हुई है, और S यहां पर ब्लॉक है। बल्कि मैं यहां पर एक मिनट दिखा देता हूं इसको एरो से। देखिए मुझे यहां पर ये जो S है ये ब्लॉक इंडिकेट करता है कि S ब्लॉक का एलिमेंट है, और ये जो 1 है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो N है ये नंबर ऑफ शेल्स हैं। तो यहां पर N करने का मतलब ये है कि अगर वो लिथियम की बात करते हैं तो वहां पर 2 शेल्स हैं, अगर वो सोडियम की बात करते हैं तो 3 है, और यहां पर अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें ना तो यहां पर 2s1 होगा, यहां पर 3s1 होगा, यहां पर 4s1, 5s1, 6s1, लेकिन होगा उसमें s1। मतलब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा होगा, ns1। बिल्कुल इसी तरह देखिए ग्रुप 2 के लिए भी ग्रुप 2A elements are known as alkaline earth metal। These include beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium। They have a general electronic configuration NS2 in their valence shell। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये सब के सब क्या है आपके पास, मेटल्स हैं, लेकिन इनको नाम दिया गया है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और ये ग्रुप 2A के एलिमेंट से। आगे इसके बाद वाले स्लाइड में मैंने पूरे पीरियोडिक टेबल आपको समझाना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। तो इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2। यहां पर जो s ऑर्बिटल है या s सब शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है इनका, ठीक है, NS2। और आपको पता है s सब शेल हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा आगे चलते हैं। अल्कली मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जीज
therefore they are more reactive and easily lose electrons। देखिए जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी ना कम होती है वो बहुत ही इजीली मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जरूरत होने वाली एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अगर यहां पर आपको वो एनर्जी बहुत ही कम यूज करते हैं, आपको कम यूज करना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है वो इजीली लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन। तो सो आपको पता है ग्रुप 1 के एलिमेंट जो है सोडियम, पोटाशियम और लिथियम, ये इस तरह के ना बहुत ही तेज रिएक्शन करने वाले। और ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी जो है टॉप टू बॉटम क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब लिथियम से ज्यादा तेज इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा, सोडियम, क्योंकि लिथियम के बाद आता है। जितने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे क्या होगा, न्यूक्लियस से उतनी मतलब डिस्टेंस बढ़ जाएगी। जितना न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तक डिस्टेंस बढ़ जाएगी उतना क्या होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो सकता है। और हाँ, इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उसे रिमूव करने में या रिमूव करवाने में दिक्कत होगी, मुश्किल होगी, हमारे लिए काफी एनर्जी यूज करना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं। उसके बाद देखो अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव, दे आर केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल। ये आपने देखा व्हाई अल्कली मेटल्स आर केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल। ये बहुत एग्जाम्स में ना ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है या रीजन पूछते हैं कि दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव, एक्सप्लोसिवली, इतनी तेजी से रिएक्शन करते हैं। तो हम उनको कहां पर रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, उसके अंदर रखते हैं। तो उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्ट कर जाती है, वहां से वो रिएक्टिविटी मतलब वो एकदम, या आप कहें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ या इसी तरह की चीजों से रिएक्शन नहीं होती है। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, उसकी रिएक्टिविटी कम करवाने के लिए तो हम केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। और उसकी रिएक्टिविटी से क्या होती है, मतलब कम होती है। अगर हम ऐसे ही रखें कहीं पे ना तो मतलब एक्सप्लोसिवली बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये चीज है। अल्कली मेटल्स आर alkali metals and alkaline earth metals producing cations after losing electrons। बहुत ही सिंपल। अल्कली मेटल क्या करता है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, जैसे कि यहां पर आपको अंदाजा होता है कि NS1, इसके आउटरमोस्ट शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है, फिर वहां से मजीद इलेक्ट्रॉन लॉस करने की गुंजाइश नहीं रहती। मतलब जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो आपके पास क्या बनेंगे, केटाइंस बनेंगे, लेकिन वो उनके पास क्या होगा बेटा, एक ही पॉजिटिव चार्ज आएगा केटाइन के ऊपर। वो इसलिए कि जाहिर सी बात उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। और अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें, जैसे कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो आपको पता है कैल्शियम ऑक्सीडाइज होता है, तो उसमें क्या होता है, Ca2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। ये बहुत ही अहम चीज था। अब आगे चलते हैं बेटा, पोजीशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। हम बहुत ज्यादा ग्रुप्स के बारे में सुनते हैं और उनके पोजीशन के बारे में आज मैं बताऊंगा पीरियोडिक टेबल, एक ओवरव्यू इसके ऊपर, ठीक है बच्चे। तो देखिए ये आपके पास है पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर ये ग्रुप, ये जो ग्रुप है आप गौर से देखें बच्चे, ये जो ग्रुप है ग्रुप 1, टॉप टू बॉटम ये ग्रुप्स हैं, और लेफ्ट टू राइट आपके पास क्या है, पीरियड्स हैं। और ये भी पहले बताऊं, पहला पीरियड है बेटा ये आपका, पहले पीरियड में कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है बच्चे। उसके बाद आपके पास दूसरा जो पीरियड है, इसमें लिथियम से लेके नियॉन तक, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा पीरियड है, लेफ्ट टू राइट क्या है आपके पास, पीरियड्स हैं। और पीरियोडिक टेबल में अब तक कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। और टॉप टू बॉटम जब हम देखते हैं, देखिए बच्चे टॉप टू बॉटम, ये पहला ग्रुप 1A, इसको हम क्या कहते हैं, ऊपर लिखा हुआ देखें बच्चे ग्रुप 1A। इसमें ये जो हाइड्रोजन है, ये देखें लाइट ग्रीन कलर से इंडिकेट किया कि ये आपके पास क्या है, गैस है। क्या है बच्चे, गैस। तो इसके बाद नॉन मेटल है, सिंपल, और ये गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद नीचे रेड कलर में आपका लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये आपके पास अल्कली मेटल्स हैं। क्या है, अल्कली मेटल्स हैं।
और इनके मतलब प्रॉपर्टीज में आपको बताऊंगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसमें आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए इनके पास बाकी होता है, और वो जो रिएक्टिविटी है टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर एक और चीज आपको बताऊं कि इनकी एटॉमिक मतलब रेडियस की बात करिए, एटॉमिक रेडियाई की बात करिए, एटॉमिक साइज की बात करें, तो वो भी टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। वो इसलिए कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर जाते हैं टॉप टू बॉटम। उसके बाद एक और चीज आपको बताऊं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता है। जितने शेल्स बढ़ते जाएंगे उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर देखें इस ग्रुप में, ये जो हम मेटल्स की बात करते हैं उसमें लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, सो ऑन। उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रुप 2A पे। और ग्रुप 2A क्या है, इसमें इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। और इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NS2 है। इसके आउटरमोस्ट शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो दोनों क्या करता है, लॉस करता है। तो वो एक डाई पॉजिटिव एक केटाइन बनता। आप यहाँ पर आपके पास मोनो पॉजिटिव केटाइन बनता था, यहाँ पर आपके पास डाई पॉजिटिव केटाइन बनता है। ठीक है बच्चे। और ये जो है, ये जो ग्रुप 1A और ग्रुप 2A है, इसको हम एस ब्लॉक कहते हैं। ये बहुत ही लाजमी है। एस ब्लॉक मतलब जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जिससे सब शेल पे खत्म होता है, हम उसी में रखते हैं। देखें यहाँ पर 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, यहाँ पर 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, मतलब सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पे खत्म हो गया। ठीक है ना बच्चे। तो इनको हमने एस ब्लॉक में रखा। ठीक जी। उसके बाद दरमियान में एक आपके पास ना बेटा, यहां से लेके यहां तक स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये जो है, ये दरमियान वाले को हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। और ये ट्रांजिशन मेटल्स बहुत दफा आपने देखे होंगे, एलॉयज बनाते हैं हम इससे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है। और इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट्स मतलब फिक्स नहीं होते हैं यहाँ पर ना बहुत ज्यादा। जैसे मैं अगर मैंगनीज की बात करूं ना, मैंगनीज के 1 से लेके तकरीबन +7 तक इलेक्ट्रॉन, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन तक दे सकता है। कभी 2 देता है, 3, 4, 5, 6, 7। ये इसी तरह आयरन का भी इसी तरह 6 देता है, क्रोमियम फिर भी 6 इलेक्ट्रॉन देता है। इसी तरह एक डिफरेंट यहाँ पर इसमें सिर्फ जिंक आप देखें तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, वो 2 ही इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन देता है। अगर अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हम देखें तो फिर ये उस जुमरे में नहीं आता है कि ये ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टीज के हिसाब से जिंक भी उसमें आ जाता है। बहरहाल उसके बाद ये आपके पास है बेटा बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स के बाद देखिए बेटा, यहां पर मैंने कहा था 2s2, यहां पर उसके बाद फिर 2s3 तो नहीं हो सकता, क्योंकि s में आपके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आता। तो सो यहां पर क्या होगा बेटा, 2s2 के बाद 2p1 आ जाएगा। ठीक है, p में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो सो ये किस ब्लॉक का है, p ब्लॉक का है। और दरमियान वाले ये जो है ना बेटा, इनके इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में आ जाते हैं, इसलिए ट्रांजिशन वालों को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है। और ये आपके पास पी। उसके बाद कार्बन। कार्बन आपने बहुत सुना है बच्चे। तो कार्बन जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ाते हैं, तो कार्बन बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसमें। ठीक है। तो कुछ ऐसे मतलब माइनर केसेस हैं जिसमें क्या होता है, कार्बन तो होता है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं होता है, वो डिपेंड अपॉन देयर प्रॉपर्टीज, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चे। कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स एक्सेट्रा, इसी तरह चीजें हैं, तो जो कि क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। हालांकि स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर इसमें तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हम देखें ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, फिर हम उसको ऑर्गेनिक कहते हैं, लेकिन उस डिफिनेशन में आगे हम कहते हैं एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा। ठीक है बच्चे। वो इसलिए कि उनके प्रॉपर्टीज बिल्कुल ऑर्गेनिक जैसे नहीं होते, इस वजह से उनको हम अलग कर रखा है। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नाइट्रोजन फैमिली है। नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, एर्सेनिक है, एंटीमनी है, बेसमिथ है, ये सारे, ये भी आपके पास क्या होता है, नाइट्रोजन तो आपके पास गैसियस फॉर्म में है। ठीक है बच्चे। इसी तरह इस फैमिली में क्या होता है,
अगर आप आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें होना चाहिए 2s2 फिर 2p3 होना चाहिए। यहां पर 2p1 2p2 2p3, ठीक है बच्चे। फिर मजीद इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मतलब इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और मजे की बात यहां पर यह है कि ये क्या करता है कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 है, 5 देता नहीं है। ज्यादातर प्रेफरेंस ये होता है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। हाँ, ये अलग बात है कि नाइट्रोजन जब अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन फ्लोरीन से अगर वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, तो उस वक्त क्या होगा, अपने 5 के 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है, देता भी है 5 के 5 इलेक्ट्रॉन। जैसे आप नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया, आपको अंदाजा होगा कि वो उसमें HNO3 है ना बच्चे, तो नाइट्रिक एसिड में वो उसमें नाइट्रोजन आपके पास सेंट्रल एटम है और उसके गिर्द ऑक्सीजन लगे हुए हैं। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन लूज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है बच्चे। ये इसमें भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। यहां पर इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो आपके पास क्या होगा, 2s2 2p4। अब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाता है, आपको पता है। नॉर्मल ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन क्या करता है, 2 ही बॉन्ड्स बनाता है। हालांकि ऑक्साइड्स इसके 3 टाइप के होते हैं। कुछ को हम क्या कहते हैं बेटा, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आता है तो उसे हम पेरोक्साइड कहते हैं। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट उसका -½ आता है, मतलब -1/2 आता है, तो उसमें हम सुपर ऑक्साइड्स कहते हैं। ये बहुत ही कम बनते हैं, लेकिन नॉर्मल ऑक्साइड्स की हम बात करते हैं। तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीजन का नॉर्मल -2। और नीचे आते हैं सल्फर की भी, अगर यहां से बात करके चलते हैं कि सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में भी अगर आप देखें तो उसको भी इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन मतलब गेन करने की सलाहियत इसके पास है, लेकिन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लॉस भी करता है। जैसे H2SO4 में देखें बच्चे, सेंट्रल एटम आपके पास क्या है, सल्फर है, और वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। सल्फ्यूरिक एसिड में ठीक है बच्चे, और सल्फ्यूरस एसिड में देखें तो 4 लॉस करता है। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड में देखें तो उसमें -2 आता है, 2 गेन करता है। जब अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के किसी एटम के साथ बॉन्ड होता है तो गेन करता है, जब अपने से ज्यादा किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डिंग करता है तो उस वक्त क्या करता है, लूज करता है, ठीक है बच्चे। इसको कैल्कोजेंस भी कहते हैं या चेल्कोजेंस भी कहते हैं, इस ग्रुप को ना बच्चे, ऑक्सीजन वाले फैमिली को कैल्कोजेंस ज्यादातर कहते हैं। उसके बाद आपके पास आता है हेलोजेंस, ठीक है। केमिस्ट्री में जनरल हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं ना बच्चे, हेलोजेंस, हेलस से निकला है, सॉल्ट फॉर्मर्स भी कहते हैं। तो अब बस उसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, मतलब ये मशहूर किस बात पे है, ये ग्रुप 17, इसको हम कहते हैं ग्रुप 17। यहां से देखें ना बेटा, ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहां तक, फिर 13A, 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17। ग्रुप 17A के एलिमेंट्स मशहूर किस वजह से हैं, उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हैं, उनके साल्ट फॉर्मेशन की वजह से हैं, ठीक है बच्चे। तो अगर आप देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर हम फ्लोरीन की बात करें और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात ना करें तो मेरे ख्याल में ज्यादा होगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो आपके पास क्या है, फ्लोरीन है। 4.0 इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। वैसे एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका क्या है, 9 है। पहले शेल में क्या है, फर्स्ट शेल में ना बेटा, ए शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर एल शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो गेन करता है, ठीक है बच्चे। और क्लोरीन का भी इसी तरह है कि इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर फ्लोरीन का देखें ना तो क्या होगा, NS2, अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो NS2 NP5, और ये पूरा इन सब का ऐसा है लास्ट तक, ठीक है बच्चे। उसके बाद हम आ जाते हैं इनके पास ग्रुप 18, लास्ट जो ग्रुप है, इनको हम कहते हैं नोबल गैसेस, रेयर गैसेस, नोबल गैसेस। ये मतलब रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो बहुत कम रिएक्शन करते हैं, हमें बहुत कम आर्गन कहीं पे, क्रिप्टॉन कहीं पे रिएक्शन करते हुए या कहीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हुए नजर आ जाता, बाकी ये रिएक्शन नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल क्लियर होती है, ये किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करते हैं। ये मतलब अकेले ही क्या है बेटा, एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसा आपके पास He2, जैसा हाइड्रोजन होता है ना बेटा H2, इसी तरह ये डाई एटॉमिक फॉर्म में नहीं, ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है और बिल्कुल
फ्री पाया जाता है। इस वजह से ये मजीद रिएक्शन नहीं करते। रिएक्शन तभी करते हैं ना एटम्स अपने आउटर मोस्ट जो शेल है उसे कंप्लीट करने के लिए। इनके आउटर मोस्ट शेल तो ऑलरेडी कंप्लीट है। जब ऑलरेडी कंप्लीट है तो ये फर्दर रिएक्शन नहीं करेंगे। तो देखिए बेटा पहले से दोबारा थोड़ा सा, ये आपके पास एस ब्लॉक है, ग्रुप 1 है, O2 है, और यहां पर दरमियान में जो आते हैं जिनको मैंने ट्रांजिशन कहा, ये आपके पास क्या है, डी ब्लॉक है। उसके बाद ये जो ब्लॉक है इसको हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक। और नीचे अलग से दो मतलब लिखे हुए ना यहाँ पर दो 14 एलिमेंट्स का दो पीरियड्स हैं, इसको हम एफ ब्लॉक कहते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एफ बैंड होती है। हमारे पास 4 सब शेल्स हैं, आपको पता है ना, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल एंड एफ सब शेल। एस सब शेल में क्या होता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। डी जो डी ऑर्बिटल है उसमें कितने, 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और एफ जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। मैंने पहले आपको पढ़ाया है इसके बारे में। तो ये यहां से देखना बेटा, लेंथनम एंड लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, यहां से उठा के इनको यहां रखा गया है। ये एक इनका कहानी है पूरा। इनको हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, इनर ट्रांजिशन, लेकिन है सारे के सारे मेटल्स। इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस आप अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्रोमीन ना बेटा लिक्विड फॉर्म में, नॉन मेटल है लिक्विड फॉर्म में। और नॉन मेटल ज्यादा हम ये कहते हैं ना, नॉन मेटल मतलब गैसियस होने चाहिए। और आपके पास आयोडीन सॉलिड फॉर्म में, ठीक है बच्चे। और यहाँ मेटल्स में एक स्पेशल केस ये है कि आपके पास मरकरी होगा, मेटल जरूर है लेकिन लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। बाकी के मेटल्स आपके पास क्या है बेटा, देखिए आप गोल्ड कहें, ठीक है, सिल्वर कहें, प्लेडियम कहें, प्लेटिनम कहें, ठीक है, ये सारे आपके पास क्या है, ज़िरकोनियम कहें, यूट्रियम कहें, ठीक है बच्चे, ये सारे के सारे आपके पास सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। लस्ट्रस होते हैं वो, ठीक है, मेलिएबिलिटी होती है उसमें, ठीक है, ड्यूरेबल होते हैं ये सारे। मतलब उसको हम हैमरिंग करते हैं ना, मेटल्स को हैमरिंग करते हैं तो वो किसी अगर कोई ब्लॉक टाइप का है तो उसे हम किसी चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे उसकी तारे बना सकते हैं, ठीक है, मेलिएबिलिटी होती है उसमें, ठीक है बच्चे। ये सारे खसूसियात मेटल्स के अंदर होते हैं। और मेटल्स का एक और चीज ये मैं आपको बताऊंगा कि वो कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। मोबाइल इलेक्ट्रॉन का मतलब उसके पास लूज करने के लिए इलेक्ट्रॉन होता है, हरकत, मतलब मोबाइल का मतलब होता है हरकत। उसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन लूज होने की गुंजाइश नहीं होती है ना, तो वहां पर आप कंडक्टिविटी की बात नहीं कर सकते हैं। ये मैंने एक ब्रीफ डिटेल बताया है बच्चे, पोजीशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर अलग अलग करके इनके ब्लॉक्स मैंने समझाना है। और इसी तरह आप मुझे फीडबैक देते रहिएगा। और आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।